Hi guys, welcome to my channel Go Ecoholic with Janak Sharma. This is the first video for class 12th audience, that is chapter 1 of macroeconomics, which is circular flow of income. This is the one short video wherein the entire chapter is covered so that you can easily study from one video. I hope you all enjoy it. If you did, then click on the like button, subscribe to my channel and ring the bell just next to the subscribe button so that you get the notifications whenever I upload a new video. Share it with your friends and family. Also comment down the doubts you have. So let's start with circular flow of income. Let's see what it means first. Circular flow of income. अब हमें पता है ये जो वर्ड है सर्कुलर, इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज़ जो एक सर्कुलर मोशन में जा रही है, यानी कि एक सर्कल है, यानी कि बार बार रिपीट हो रही है वो चीज़, नेवर एंडिंग है, बार बार वो चीज़ रिपीट होती जा रही है. ठीक है, यही होता है एक सर्कुलर फ्लो, यानी कि एक सर्कुलर शेप में कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है. क्या चीज़ फ्लो कर रही है? इनकम फ्लो कर रही है. इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये टॉपिक तो समझ में आ चुका है. So here in the circular motion, the entire income of the economy is traveling, because here we are talking about circular flow of income from the chapter macroeconomics. So macroeconomics में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो economics है, जो A आता है उसे macro word में, वो aggregate के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि totality में हम सारी बात करते हैं. Starting off with introduction. The unlimited and recurring wants of human beings have made the production process a continuous process. ये हमने चीज़ पढ़ी हुई है 11th क्लास में कि जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं वो नेवर एंडिंग है. ठीक है, जिसके लिए उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम कंटिन्यूस लेवल पे प्रोडक्शन करते रहते हैं. इसलिए फ्लो सर्कुलर भी रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि हम जब तक हमारी जो नीड्स हैं वो तो नेवर एंडिंग है और उनको फुलफिल करने के लिए हमें प्रोडक्शन भी कंटिन्यूस लेवल पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए ये सर्कुलर फ्लो भी बन रहा है. नेक्स्ट, इन द प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगेन आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर are combined for production of goods and services. So ये सारे जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, इन सबको हम कंबाइन करते हैं और फिर प्रोडक्शन का प्रोसेस हो पाता है. अगर कोई एक भी नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, फर्म्स प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर. अब क्या कर रहे हैं ये? अब एक लेवल पे जो है आपको बता रहे हैं कि कौन क्या क्या काम करता है. सबसे पहले बता रहे हैं कि जो फर्म्स हैं, मैंने ये चीज़ बताई हुई है 11th के चैप्टर में, कि जो फर्म्स होती है वो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर का पार्ट है. ठीक है, जो फर्म्स हैं वो हमारी प्रोड्यूसर्स होती हैं, वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है. वेयर एज जो हाउस होल्ड्स होते हैं, यानी कि हम लोग जो हैं हम कंज्यूमर्स होते हैं. अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है दैट हम कंज्यूमर्स होने के साथ साथ वी आर ऑल्सो द प्रोवाइडर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो ये बात आपने याद रखनी है कि क्या सिस्टम है यहाँ पर. फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट हाउस होल्ड्स जो हैं, हाउस होल्ड्स कौन है? हाउस होल्ड्स जो हैं हमारे कंज्यूमर्स हैं. कंज्यूमर्स किस चीज़ के हैं? कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मोर ओवर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ये भी जो हाउस होल्ड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं. तो ये कौन है? प्रोवाइडर्स भी हैं. मोर ओवर जो फर्म्स हैं हमारी, फर्म्स क्या करती हैं? जो हमारी फर्म्स हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं. ये क्या करती हैं? ये जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है इन्हें प्रोड्यूस करती हैं, तो ये हमारी प्रोड्यूसर्स हो जाती हैं. ये बात अब हमें अच्छे से समझ में आ गई है. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्म्स मेक पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर, आप दोनों चीज़ें बोल सकते हो. ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोई फ्री में तो काम कर नहीं रहे हैं, कोई भी फ्री में काम नहीं करता. हर किसी को फॉर वट एवर वर्क दे आर डूइंग दे नीड द पेमेंट फॉर दैट. ठीक है, अब जो भी सर्विस ले रहा है वो पेमेंट भी देगा.
ठीक है, फर्म्स जो हैं वो हाउस होल्ड्स की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रही हैं, तो बदले में वो उनको पेमेंट्स भी देंगी, करेक्ट। अब पेमेंट क्या क्या होगी, लैंड को जो है वो रेंट मिलेगा, कैपिटल को जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, लेबर को जो है वो सैलरी या वेजेस मिलेगी, एंड द लास्ट वन विच इज एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर, उन्हें प्रॉफिट्स मिलेंगे। क्लियर। तो ये सारी जो पेमेंट्स हैं ये फर्म्स को करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है। हाउस होल्ड्स जो है अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ये वर्ड याद रखेंगे, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, वेयर एज जो हमारे फर्म्स हैं इन रिटर्न उनको उस चीज़ की पेमेंट करती है। ये बात अब हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं विच इज द फर्म्स मेक पेमेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये इन पेमेंट्स को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम्स बोलते हैं। यानी कि जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर सर्विसेज थी, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो भी सर्विसेज हैं उन्हें हम बोल देते हैं फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, वो सारी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को दी, बदले में हाउस होल्ड्स को क्या मिला, इनकम मिली। उस इनकम को क्या बोल देते हैं हम, फैक्टर इनकम्स बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि वो इनकम्स हमें किसके बदले मिली हुई हैं, फैक्टर सर्विसेज के बदले मिली है, इसलिए वो फैक्टर इनकम्स हो जाती हैं। अगर ये बात याद रखना कि पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। अगर मैं हाउस होल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि हाउस होल्ड्स को क्या मिलेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देने के बाद या फैक्टर सर्विसेज देने के बाद, फैक्टर इनकम मिलेगी, उनको पैसा मिलेगा। बट फर्म्स के पास से तो पैसा जा रहा है, ठीक है, वही तो पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोल देंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्टर पेमेंट्स बोल देंगे। ये दो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। पहला, ये फैक्टर इनकम इनको मिलती है और ये फैक्टर पेमेंट्स देते हैं हाउस होल्ड्स को। ठीक है, द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। अब क्या कर रहे हैं ये हाउस होल्ड्स जो हैं ये अपने पास तो पैसा रखते नहीं, ऐसे जमा के तो पेट में तो खाते नहीं है पैसे हम लोग। व्हाट डू वी डू, वी कंज्यूम। हमने क्या डिस्कस किया था, वी आर ऑल्सो द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों, क्योंकि जो भी हमें अब ये फैक्टर इनकम मिली है इसे हम खर्च करेंगे। किस चीज़ में खर्च करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज में, राइट, बिकॉज हम कंज्यूमर्स हैं और फर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। तो हमें क्या चाहिए, वी वांट गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसे कहाँ से आए हैं, फैक्टर इनकम से आए हैं। तो एक ये फ्लो बनता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। नाउ लेट्स सी। ये बात समझ में आई कि फर्म्स और हाउस होल्ड्स जो हैं इनके बीच में एक लेन देन का रिश्ता बनता है। कैसे, हाउस होल्ड्स जो है वो फर्म्स को अपने फैक्टर सर्विसेज देती हैं, राइट, क्या देती हैं वो, फैक्टर सर्विसेज देती हैं। वेयर एज इन रिटर्न फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड्स को क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट देते हैं। याद रखना ये चीज़, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्म्स जो है वो फैक्टर पेमेंट कर रही हैं, ठीक है, हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम मिलती है। तो ये क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज दे रही हैं, फर्म्स बदले में फैक्टर पेमेंट कर रही है। अब ये फ्लो रिपीट भी होगा, कैसे होगा, अगेन हाउस होल्ड्स जो हैं क्या कर रही हैं, अभी हमने डिस्कस किया, कंज्यूम कर रही हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर कर रही हैं, खर्चा कर रही हैं। ठीक है, एक खर्चा कर रही हैं किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो फर्म्स हैं उन्होंने अपना प्रोड्यूस कर दिया जो भी उन्हें करना था। अब हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, उसे खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। अब जब हमने ये एक्सपेंडिचर कर दिया, फर्म्स के पास अब पैसा आ गया, दोबारा से पैसा आ गया, तो अब वो दोबारा से प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। दोबारा से जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। तो ये जो फ्लो है ना, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है,
द इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स जो हमने डिस्कस किया है, एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे यहाँ पे आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना, ठीक है। देन फ्रॉम हाउस होल्ड्स, याद रखना, फैक्टर पेमेंट्स हो गई, उसके बाद हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा। अब क्या हुआ, इस ही फ्लो को हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल देते हैं, ठीक है। ये बात भी हमें अब अच्छे समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे 3 फेजेस की जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने जो है अब सर्कुलर फ्लो एक ड्रॉ करा है, एक रफ डायग्राम की तरह हमने बनाया है। ये 3 फेजेस हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जो 3 डिफरेंट फेजेस आते हैं। Before discussing the phases, the significance of circular flow of income are also very important. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन या जेनरेशन फेज की। अब सबसे पहले हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है, that in this phase firms produce goods and services with the help of फैक्टर सर्विसेज। अब जो फर्म्स हैं वो कैसे प्रोडक्शन कर पा रही हैं, किसकी हेल्प से प्रोडक्शन कर पा रही हैं? हाउस होल्ड्स की हेल्प से। और हाउस होल्ड ऐसी क्या हेल्प करती हैं? हाउस होल्ड जो हैं वो इनको क्या प्रोवाइड करती हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें क्या मिल पा रही हैं? फैक्टर सर्विसेज मिल पा रही हैं। नेक्स्ट क्या है? इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब इसमें क्या हो रहा है? इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो हमारी इनकम है वो कैसे फ्लो हो रही है? फर्म्स ने क्या किया? हाउस होल्ड्स को पैसे दे दिए, तो हाउस होल्ड्स के लिए वो क्या हो गई? फैक्टर इनकम हो गई। तो वही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास? फैक्टर इनकम आ गई हमारे पास, राइट। अब नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज ऑफ इनकम। अब डिस्पोजिशन का मतलब है इनकम डिस्पोज करना, यानी कि जो आपके पास है उसे खर्च कर दो, स्पेंड कर दो, एक्सपेंडिचर कर दो, वही लिखा हुआ है। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो ये किस पे स्पेंड करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर देते हैं। तो अब ये हमें 3 फेजेस समझ में आ चुके हैं बड़े अच्छी तरीके से। क्या हो रहा है? सबसे पहले प्रोडक्शन होता है। कौन करता है प्रोडक्शन? फर्म्स करती हैं। किसकी हेल्प से? फैक्टर सर्विसेज के। उसके बाद इसी के बदले क्या होता है? फैक्टर इनकम मिलती है हाउस होल्ड्स को। कौन से फेज में? सेकेंड फेज में, इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? जो हाउस होल्ड्स हैं वो एक्सपेंडिचर करती हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। प्लीज ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती हैं टू अक्वायर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द, किसने प्रोड्यूस किए थे गुड्स एंड सर्विसेज? फर्म्स ने प्रोड्यूस किए थे। तो वही बात यहाँ पे वो कर रहा है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज that in this way income generated in production units reaches back to the production units and makes the circular flow complete। अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ये वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये फ्लो क्यों हो रहा है, ये पार्ट क्यों करते हैं हम, डिस्पोजिशन वाला। अगर जो इनकम हमने एक्वायर करी है वो अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो वो वापस इनकम इनके पास कैसे जाएगी, राइट। अब जो भी इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे वो हमने कंज्यूम कर लिए, उसके बदले इन्हें पैसे दे दिए, हो गया ना फ्लो कंप्लीट। तो ये तीनों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट इन आवर पेपर, आई रिमेंबर आई गेस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था या किसी का क्वेश्चन में था कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया था ये डायग्राम, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंस ये डायग्राम बन के आया हुआ था और ABC मार्क्ड था, ठीक है। और आपको लेबल करना था इस डायग्राम को, ठीक है। उसमें रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो वाला पार्ट भी आता है, उसको लेबल करने के लिए भी। तो आपको ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। मोर ओवर ये ड्रॉ करने के लिए भी आते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ CFI यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन अगेन पूरे के पूरे 1 नंबर में आ जाती है क्योंकि काफ़ी लंबी डेफिनेशन है।
और याद नहीं होती, मुझसे भी नहीं हुई थी, बट इसको मैंने क्रैक कर लिया था, यानी कि इसका मैं तरीका ढूंढ लिया था इसको लर्न कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका है फेजेस से याद करने का, इसलिए मैंने जो है 3 फेजेस पहले पढ़ाए थे ताकि आपको जो है ये डेफिनेशन ईजिली लर्न हो जाए। सबसे पहले क्या हो रहा था, जनरेशन हो रहा था, हमने जनरेशन फेज के बारे में पढ़ा था। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जनरेशन ऑफ इनकम हो रहा है सबसे पहला काम, ये हमने पढ़ा, ठीक है। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये बात हमें समझ में आई। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड फेज क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है भाई, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, तो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग होम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 2 फेज हो गए, अब तीसरे फेज पे आते हैं, ठीक है। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड फेज डिस्पोजिशन वाला, क्या हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म्स के पास पैसा जा रहा है, कैसे जा पा रहा है भाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से ही तो हाउस होल्ड्स के पास जो इनकम आई है वो फर्म्स के पास जा पा रही है, तभी तो सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो रहा है, यही बात वो कर रहा है। हो गई डेफिनेशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप किस पर करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज पर करते हो, खत्म हो गई बात। बिल्कुल, आपने अगर 3 फेजेस अच्छे से पढ़ लिए ना, डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, आपको बस इन 3 फेजेस को जोड़ के साथ में लिख देना है। डेफिनेशन क्या है इसकी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, एक प्रोसेस है, ये तो हमें पता ही है, तभी तो सर्कुलर फ्लो हो पा रहा है उसका। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम is the process of generation of ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, किसमें हो रहा था, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हो रहा था, कॉमा इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहो तो ब्रैकेट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी लिख देना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। एंड द सर्कुलेशन ऑफ दिस इनकम फ्रॉम द हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। हो गई डेफिनेशन। तो ये अगर आपने 3 स्टेजेस, 3 फेजेस, 3 स्टेप्स अच्छे से लर्न कर लिए हैं ना, तो यू विल नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन द डेफिनेशन। इसीलिए मैंने पहले फेजेस पढ़ाए थे, ताकि आपको पहले फेजेस समझ में आ गए ना, तो इस डेफिनेशन में तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही लर्न करनी है और हो भी जाएगी, आपके 1 नंबर अब हो चुके हैं पक्के। So let's start with the next topic, that is stock and flow, another very important topic, right? So stock and flow, अब नाम से हमें अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उसका नाम समझना चाहिए, ठीक है। अब हम स्टॉक की जब बात करते हैं, अब काफ़ी जो बिजनेसमैन लोग हैं या जिनके पास इन्वेंट्री होती है वो हमेशा ये बोलते हैं यार स्टॉक अभी पड़ा हुआ है और कोई ज़रूरत नहीं, पड़ा हुआ है स्टॉक, ठीक है। तो एक ये स्टेशनरी टाइप आइटम है, मतलब ठीक है कि स्टेबल रहती है, ये चीज़ स्टेबल रहती है, ठीक है। वेयर एज जो फ्लो है, वर्ड से पता चलता है, वाटर जो है फ्लो करता है, यानी कि वो चीज़ स्टेबल नहीं है, चेंज हो सकती है बार बार, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए हम एक और लॉजिक लगाते हैं विच इज़ टाइम का, इसका रिलेशन हम टाइम से करते हैं। स्टॉक का मतलब है बेसिकली, अब आप अगेन आप बुक को रेफर करो फॉर द डिफरेंस पार्ट, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेजर करोगे तो वो वही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। वेयर एज जब हम फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो हम बात करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वो वही बात है। तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन की या पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं। जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, उसके ऊपर हम एक चीज़ लिखते हैं एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2000 whatever, ठीक है। वेरे जब हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो हम एक चीज़ लिखते थे या फॉर द ईयर एंडिंग, वो हम लिखते थे ना। तो वही चीज़ आपको समझनी है कि जो फ्लो है
वो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर सकता है किसी भी वेरिएबल में, और स्टॉक जो है कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे या कोई भी पर्टिकुलर डे पे आप उसको मेजर कर सकते। अब नेक्स्ट डिफरेंस दिया हुआ है टाइम डायमेंशन। इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, आप इसको कभी भी मेजर कर सकते हो, टाइम डायमेंशन नहीं होता है इसका। इसमें होता है टाइम डायमेंशन। क्यों होता है? क्योंकि इसको हम मेजर ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, तो टाइम डायमेंशन तो होगा ही ना। नेक्स्ट, नेचर क्या है? मैंने जैसा कि अभी यहाँ पे एक चीज़ बोली थी, ये स्टेबल है और ये चेंज होता रहता है, उसी से नया वर्ड निकलता है हमारा स्टैटिक, और ये हमारा डायनेमिक है। अब स्टैटिक का मतलब है कोई भी चीज़ जब स्टेशनरी होती है, वो ये वाली स्टेशनरी नहीं, स्टेशनरी यानी कि कांस्टेंट होती है, स्टेबल होती है, मूव नहीं कर रही है, उस चीज़ के लॉजिक से हम बोलते हैं इट इज़ स्टैटिक इन नेचर, चेंज नहीं होगी। वेयरएज ये जो है डायनेमिक होती है नेचर में, यानी कि इट कैन बी चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं विच इज़ द एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स मैं आपको बड़ी अच्छे से बता देती हूँ। क्या लिखा हुआ है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, स्टॉक के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2021, एज ऑन आ गया, यानी कि इसी पर्टिकुलर डेट को हमने ये चीज़ डिस्कस करी, तो ये क्या हो गया आपका? स्टॉक कंसेप्ट हो गया या स्टॉक वेरिएबल हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, टोटल नंबर ऑफ, तो नंबर की जब हम बात करते हैं तो अगेन वो पॉइंट ऑफ टाइम की या स्टैटिक वेरिएबल की हम बात करते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको कि अगेन ये स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ आपको ऐसे वर्ड जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ऐसे मनी सप्लाई है, नेशनल वेल्थ है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल्स जो आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि स्टॉक वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल है, ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, असर्जन रीजन में भी आ सकता है, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि मनी सप्लाई अगेन वही लॉजिक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो सकता है। नेशनल वेल्थ जो है वो भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो सकती है। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, अगेन जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि हम बोलते हैं इन्वेंट्री पड़ी हुई, स्टॉक पड़ा हुआ है, वही है कि व्हीट कितना आपने स्टोर करके रखा हुआ है, वही बात हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो के एग्जाम्पल्स की, फ्लो वेरिएबल के एग्जाम्पल्स की। फर्स्ट, नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2021, तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, ड्यूरिंग की हम जब बात कर रहे हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी आप देखोगे ना यूजुअल लेवल पे जो इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं वो फ्लो कंसेप्ट का ही पार्ट होंगे, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी। अब अगेन यहाँ पे ड्यूरिंग लिखा है तो समझ में आता है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि प्रोसेस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये सारे आपके फ्लो वेरिएबल, ये वाला नहीं, ये वाला मेरी उंगली गलत चली गई, ये फ्लो वेरिएबल को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। किसको डिपिक्ट करते हैं? फ्लो वेरिएबल को डिपिक्ट करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस्ड, आपका प्रोड्यूस्ड, ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द फ्लो वेरिएबल। नेक्स्ट आता है, क्योंकि इन सब को करने के लिए ना टाइम लगता है। एंड वन मोर थिंग विच इज़ फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन में टाइम चाहिए, और किसकी बात करेंगे हम? फिर फ्लो वेरिएबल की बात करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शंस इन मनी। अब एक्सपेंडिचर हुआ, ट्रांजैक्शंस हुआ, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, याद रखना नेशनल वेल्थ जो है वो स्टॉक वेरिएबल है, नेशनल इनकम जो है वो फ्लो वेरिएबल होता है, उसको भी हम पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होती है ये नेशनल इनकम में और नेशनल वेल्थ में, आपको पता होना चाहिए। वेल्थ वाला जो पार्ट है वो स्टॉक का है, इनकम वाला जो पार्ट है वो फ्लो वेरिएबल है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, कौन सा वर्ड आ गया? अब इसमें भी क्वांटिटी यूज हो रहा है, उसमें भी क्वांटिटी यूज हुआ, बट हमने क्या देखा? वो स्टोर्ड है, यानी कि वो इन्वेंट्री बन चुकी है, तो वो स्टॉक में चला गया। यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रोड्यूस्ड आ रहा है। मैंने ये चीज़ अभी बताई, प्रोड्यूस्ड वाला पार्ट किस में जाता है? फ्लो में जाता है। अगेन दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स में नहीं लिखे हुए ना, तो हमारी नज़र नहीं पड़ती इन पे। जब टैबुलर डिफरेंस पे नहीं लिखे होते ना तो हमें नहीं दिखता, तो मैं क्या करती हूँ, आई ऑलवेज राइट दिस पॉइंट्स डाउन नीचे ही
तो ताकि जब भी हम वो चीज़ को पढ़ रहे हैं ना वी कैन ईजिली गो थ्रू दैट, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है रिविजन के टाइम पे वी डोंट लुक अप इनटू द एक्सरसाइजेज वगैरह। तो ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हो। ये जो साइड में जो आपको जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके साइड में जो पॉइंट्स मिसिंग है या पीछे कहीं लिखे हुए हैं उनको आप वहीं पे रजिस्टर कर लीजिए। These are few additional examples of stock and flow that can come in your paper, so please learn it. अब आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स फॉर बेटर क्लैरिटी लिखे हुए हैं फॉर स्टॉक एंड फ्लो। ये आपको अगेन पता होने चाहिए। दिस इज़ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, ये ऐसे आता नहीं है बट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए समझ में आना चाहिए। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द टैंक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो आपका स्टॉक का पार्ट हो चुका है। ठीक है, जब वाटर फ्लो कर रहा है टैंक में फ्रॉम द टैप, दैट इज़ अ फ्लो ऑफ वाटर, इट इज़ अ फ्लो वेरिएबल, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, वो फ्लो की बात कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर बीइंग एडेड टू द टैंक पर यूनिट ऑफ टाइम, तो उसमें टाइम डायमेंशन है तो वो फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज एज ऑन 31 मार्च इज अ स्टॉक कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि एज ऑन लिखा है तो हमें समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर डेट के दिन कितने हाउसेज हैं। ठीक है, और वेयर इज हाउसेज कंस्ट्रक्टेड, अनदर कोई भी प्रोसेस का जो वर्ड है कंस्ट्रक्टेड, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, वो सारे वर्ड्स किसका पार्ट है? फ्लो वेरिएबल का, क्योंकि इन्हें टाइम चाहिए होता है। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ थियोरेटिकल लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको डायग्राम लेबलिंग के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसका जो एरोज बनती है ना ये बिल्कुल माथा गर्म कर देती है और गलत हो जाता है, तो इसको हम बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। लेट्स स्टार्ट विद दिस, आप बुक रेफर कर सकते हैं। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स and the corresponding flow of goods and services from the firms to the households। अब क्या हो रहा है कि रियल फ्लो में जब हम बात करते हैं ना तो हम यहाँ पे गुड्स की बात करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम जो मटेरियल ट्रांसफ़र है, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। वेयर इज़ मनी फ्लो जो है ना, या नॉमिनल फ्लो जिसे हम बोलते हैं, इसका अदर नेम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए इन दोनों के। इसका अदर नेम है मनी फ्लो, यानी कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है वो वाले पार्ट को हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। जो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था उसमें दो एस्पेक्ट्स हमने पढ़े थे कि हाउस होल्ड्स जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को देती हैं, बदले में क्या होता है फर्म्स जो हैं उन्हें अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है सर्कुलर फ्लो का ये रियल फ्लो का हिस्सा है। और जो हम इनकम या पेमेंट की बात करते हैं, यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को दी थी, ठीक है, उसके बदले हाउस होल्ड्स को क्या मिला? फैक्टर इनकम मिली, और फर्म्स ने क्या की? फैक्टर पेमेंट करी हाउस होल्ड्स को। तो वो वाला जो हिस्सा है वो आपका नॉमिनल फ्लो का पार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो फर्म्स हैं उन्होंने क्या किया था? फर्म्स ने जो है फैक्टर पेमेंट करी थी, बदले में जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया था। तो जो पैसे वाला बातचीत होती है वो मनी फ्लो यानी कि नॉमिनल फ्लो का पार्ट है। जो गुड्स एंड सर्विस की या जो फैक्टर सर्विसेज की हम बात करते हैं वो रियल फ्लो का हिस्सा है। तो ये दो हमने डिस्टिंग्विश कर दिए। अब इनको सेपरेटली हम समझते हैं कि रियल फ्लो क्या है। रियल फ्लो हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल फ्लो। देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मनी वाला पार्ट है वो तो नॉमिनल फ्लो का पार्ट है ना, तो यहाँ पे हम मनी की बात नहीं करते हैं। इसीलिए मनी की जब हम बात नहीं करते, हम सिर्फ कमोडिटी की बात करते हैं ना, तो इसको हम बार्टर एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रियल फ्लो माइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या डिटरमाइन करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये याद रखना है आपने, क्या करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ को डिटरमाइन करता है पूरी इकोनॉमी में। इसे हम रियल जीडीपी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं, वो आप आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, when more, for example, when more factor services are offered to the firms, more volume of production will be there,
राइट, एंड इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब साइड में एक बड़ा ही सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है, उसे आप दिमाग में से छाप लीजिए प्लीज़। अब मैं तरीका बताती हूँ इसे कैसे पढ़ना है। अब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ हाउस होल्ड्स और फर्म्स को लेबल कर दिया है। अब मैं आपके सामने फ्लो बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। अब हाउस होल्ड्स क्या ऑफर करती हैं फर्म्स को, हमने अभी पढ़ा फैक्टर सर्विसेज ऑफर करती हैं। अभी फैक्टर सर्विसेज क्या है, ये एरो याद रखना, क्योंकि हाउस होल्ड्स फर्म्स को दे रही हैं तो एरो ऐसी जाएगी, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो आपको सारी पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वो सारी। अब उसके बदले में फर्म्स क्या कर देती हैं हाउस होल्ड्स को, अब जो ये प्रोड्यूस हुआ है ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं कि नहीं देती हैं, वही लिखा हुआ है बस। क्योंकि ये चीज़ क्या जा रही है, याद रखना, फर्म्स से हाउस होल्ड्स के पास जा रही है, सो इट इज़ दिस वे एरो, ठीक है। ये हमारा क्या है, रियल फ्लो है। क्या है ये, रियल फ्लो का हिस्सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कि यार ये तो हमें पता है, हम ऐसे ही लिख देंगे तो हो जाएगा। आप मैं आपको ऑनेस्ट लेवल बताती हूँ, मेरा जो एग्जाम पेपर था उसमें मैंने फर्म्स को इधर लिखा था, हाउस होल्ड्स को इधर लिखा था, तो भी वो टिक हुआ। क्यों, क्योंकि एरो सही थी, लेबलिंग सही थी। अब मैं आपको उल्टा बना के भी दिखा सकती हूँ। अगर आपको लॉजिक आता है ना तो आप डायग्राम बना सकते हो, उसमें कोई मेहनत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो फर्म्स इधर ले लो, हाउस होल्ड्स इधर ले लो, ठीक है। ये मैंने फर्म्स को हाईलाइट कर दिया और ये हाउस होल्ड्स को हाईलाइट कर दिया। फर्म्स के पास से चाहे तो आप ऊपर से स्टार्ट कर लो या नीचे से स्टार्ट कर लो, डजेंट मैटर। हाउस होल्ड्स फर्म्स को क्या ऑफर करती हैं, फैक्टर सर्विसेज ऑफर करती हैं, ठीक है। हाँ, फर्म्स जो है हाउस होल्ड्स को इसके बदले में क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। यार और डार्क कर देते हैं, क्लियर है, बन गया। तो डजेंट मैटर कि आप इसको इस साइड लिख रहे हो, इसको उस साइड लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक आ गया ना, एरो साइड डल गई, हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो याद रखना है कि कौन किसको क्या प्रोवाइड कर रहा है। हाउस होल्ड्स फर्म्स को दे रही है तो ये एरो ऐसे जा रही है, क्या देती हैं, फैक्टर सर्विसेज देती हैं। बदले में फर्म्स क्या दे रही हैं, कमोडिटी पर्सपेक्टिव से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं हाउस होल्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हमारा मनी फ्लो। अब मनी फ्लो क्या है, पढ़ते हैं। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं, फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स। फर्म्स के पास से किसके पास जा रही हैं, हाउस होल्ड्स के पास जा रही हैं। क्या चीज़ जा रही है, फैक्टर पेमेंट जा रही है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, फैक्टर सर्विस के लिए, जो हमने फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो में पार्ट पढ़ लिया था, ठीक है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स ऑन व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। तो ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। डेफिनेशन से ही मैंने बना के दे दिया आपको ये। अगेन जो बनाया है ना उसी से डेफिनेशन लर्न हो जाएगी, ठीक है। ऐसे रियल फ्लो की भी हो जाती है, ऐसे मनी फ्लो की भी लर्न हो गई मुझे बड़ी इस तरीके से, ठीक है। यही आपका डायग्राम बनाया हुआ है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाउस होल्ड इस साइड ले ली है तो ये चीज़ ऊपर आ गई, ये चीज़ नीचे चली गई। मैंने क्या बोला, देखने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक आ गया तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, वो पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। यहाँ पे ये बात आप याद रखेंगे, ये एक्सचेंज ऑफ मनी है क्योंकि यहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा है, फैक्टर पेमेंट है और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन द टू। सबसे पहला तो डेफिनेशन है, वो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, काइंड ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किस तरीके का एक्सचेंज होता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। ये पार्ट आप प्लीज़ ऐड कर लीजिए कि गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज है, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, क्योंकि वो मनी फ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज। किस किस को एक्सचेंज करने में डिफ़िकल्टी होती है। अब डिफ़िकल्टी रियल फ्लो में आती है, क्यों, क्योंकि हम उसमें कमोडिटी एक्सचेंज की बात करते हैं, यानी कि बार्टर एक्सचेंज की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी बार्टर सिस्टम में तो थी ही ना, क्योंकि किसी को कोई कमोडिटी चाहिए, बदले में दूसरे बंदे को वो कमोडिटी जो ऑफर हो रही है वो नहीं चाहिए, तो वो प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी ज़्यादा है इन द सिस्टम ऑफ बार्टर एक्सचेंज,
whereas वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनी इन्वॉल्व है, तुम्हें जो भी चाहिए पैसा दो और ले लो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म जो है बड़े आसान से फैक्टर पेमेंट दे रही है, जो भी फैक्टर सर्विस उन्होंने दी, और बदले में वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो नो कन्फ्यूजन एट ऑल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका ऑल्टरनेटिव नेम, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग आर द 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो हमारी पूरी इकोनॉमी में काम करते हैं। सबसे पहले तो हम ही हैं हाउस होल्ड्स। ठीक है, अब हाउस होल्ड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमें पता है कि हम कौन कौन हैं, हम कंज्यूमर्स हैं किस चीज़ के, गुड्स एंड सर्विसेज के। मोर ओवर हमने ये चीज़ भी पढ़ी है सर्कुलर फ्लो में, वी आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट आर वी आर कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट चीज़ है हम क्या सप्लाई करते हैं, फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करते हैं। ठीक है, वो हमें पता है। एंड इन रिटर्न व्हाट डू वी रिसीव फैक्टर इनकम, दैट इज रेंट, वेजेस, सैलरी, आपका इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट्स। वो सारी चीज़ें हम रिसीव करते हैं एज फैक्टर इनकम इन रिटर्न ऑफ द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड टू द फर्म्स। अब नेक्स्ट आती हैं हमारी फर्म्स या फिर प्रोड्यूसिंग सेक्टर, क्योंकि यही तो सारा काम कर रही हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। किसकी हेल्प से, हमारी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर विच प्रोवाइड द फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा दैट हाउस होल्ड्स कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक अ प्रॉफिट। ये तो बहुत सीधे सा रिलेशनशिप था जो हमने सर्कुलर फ्लो में डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है, अब गवर्नमेंट सेक्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर 2 तरीके से काम करता है, 2 कैपेसिटीज़ में काम करता है। एक तो वो काम करता है एज अ वेलफेयर एजेंसी, नेक्स्ट वो काम करता है एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, 2 तरीके से वो काम करता है, एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड एज अ प्रोड्यूसर। अब दोनों के अपने अलग अलग तरीके हैं या अलग अलग कैपेसिटीज़ हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेलफेयर एजेंसी की क्या बात है। एज अ वेलफेयर एजेंसी इट इज़ इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है ये वेलफेयर एजेंसी वाले पॉइंट से आपको याद रखना है, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस की सारी बातें आ गई। ठीक है, और जो भी सर्विसेज पब्लिक वेलफेयर के लिए करनी होती है वो सारी बातें आप एज अ वेलफेयर एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट करती है। तो कौन कौन सी 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी वेलफेयर एजेंसी में, फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें सर्विसेज फॉर द पब्लिक वेलफेयर, एंड नेक्स्ट आता है डिफेंस के लिए। तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एज अ प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पढ़ी होंगी, 2 तरीके की होती है, एक प्राइवेट सेक्टर एक पब्लिक सेक्टर। पब्लिक वाली कौन सी है, गवर्नमेंट वाली ही है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करता है, उन्हीं PSUs की हेल्प से या PSCs की हेल्प से, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या अंडरटेकिंग्स की हेल्प से प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये प्रोड्यूसर भी है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट आता है फॉरेन सेक्टर। अब इसके बड़े सारे नाम है, फॉरेन सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अपनी कंट्री के अलावा बाहर, यानी कि अब्रॉड से। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड। ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है। अब क्या होता है, काफ़ी बारी बच्चे सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिख देते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप स्टेट टू स्टेट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम फ्रॉम अब्रॉड की बात करते हैं, वो वर्ड लिखना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बिटवीन, वही लिखा हुआ है, डोमेस्टिक कंट्री एंड द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ की, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये हमारी 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ होती हैं, एक होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है हमारी ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ पर जो है सिर्फ हम अंदर वाले लोग ही काम करते हैं, यानी कि हम सिर्फ बात करते हैं 3 सेक्टर्स की। फर्स्ट 3 सेक्टर्स जो थे हमारे, यानी कि हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट सेक्टर, ये हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, एन इकोनॉमी विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट सेक्टर काम करते हैं।
अब ओपन इकोनॉमी क्या है? ओपन इकोनॉमी वो है जिसमें आपका फॉरेन सेक्टर भी ऑपरेट करता है, यानी कि इसमें सारे 4 सेक्टर्स आप पे काम करते हैं। हाउस होल्ड्स भी हैं, फर्म्स भी है, गवर्नमेंट भी और फॉरेन सेक्टर भी है, ठीक है। फॉरेन सेक्टर भी यहाँ पर काम करता है, राइट। अब क्लोज्ड इकोनॉमी का एक सब टाइप होता है सिंपल इकोनॉमी, या फिर आप बोल सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी होती है हमारी सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि फ्लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ट्रू और फॉल्स में दे दिया कि वी स्टडी हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। क्यों हम सिर्फ यही 2 सेक्टर्स की बात क्यों करते हैं, जबकि हमने तो ये चीज़ पढ़ी है कि 4 सेक्टर्स होते हैं, बाकी के 2 सेक्टर्स कहाँ गायब हो गए? तो द रीज़न हम इन 2 ही सेक्टर्स की बात करते हैं इज़ बिकॉज ऑफ सिंपल इकोनॉमी। हम सिंपल इकोनॉमिक लेवल पर इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी कि सिंपल इकोनॉमी यानी कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सिर्फ इसमें 2 लोग हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। सिर्फ ये 2 लोग काम करते हैं, ना गवर्नमेंट है ना फॉरेन सेक्टर है, कोई भी काम नहीं करता है इसके अलावा, सिर्फ हाउस होल्ड्स और फर्म्स काम करती हैं। अब यही लिखा हुआ है दैट सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो ये 2 सेक्टर्स ही तो है, तो इसलिए 2 सेक्टर है, ये 3 सेक्टर है, ये 4 सेक्टर है, सीधी सी बात है। As a simple economy, there is existence of only 2 sectors, households and firms. Households are the owners of factors of production and consumers of goods and services. Firms produce goods and services and sell them to the households. ये बात हमें पता चल गई है। It is the simplest form of the closed economy, जो मैंने आपको अभी बताया, that is there is no government and foreign sector. अब next हम बात करते हैं assumptions in the case of CFI, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर आपने असम्पशंस नहीं पढ़े ना तो आप सर्कुलर फ्लो ऑब्टेन नहीं कर पाओगे इकोनॉमी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं असम्पशंस के, आपको मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला असम्पशन आप देखिए दैट देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। इट मीन्स देयर इज़ नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ये तो सबसे पहला लेवल पे हमने डिस्कस भी किया था कि हम 2 ही सेक्टर्स की बात करते हैं, सिर्फ हाउस होल्ड्स की और फर्म्स की। तो ये तो असम्पशन बड़ा ईजी है लर्न करना। नेक्स्ट बात करता है दैट हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू द फर्म्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कर रही हैं अपनी सर्विसेज और फॉरेन सेक्टर को भी सप्लाई कर रही हैं। नहीं, आपको ये अज्यूम करना है कि वो सिर्फ फर्म्स को ही जो है सप्लाई कर रही हैं अपनी सर्विसेज। मोर ओवर जो फर्म्स हैं वो सिर्फ हाउस होल्ड्स को ही हायर कर रहे हैं फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज जो भी उन्हें चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी और से हेल्प ले रहे, नहीं, सिर्फ हाउस होल्ड्स को ही वो हायर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर इंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ अपने पास रख लिया, नहीं। अगर आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो 100 के 100 यूनिट्स आपने सेल करने हैं हाउस होल्ड्स को, पूरा का पूरा सामान आपने बेचना है। एंड सिमिलरली पूरा का पूरा जितनी भी इनकम हाउस होल्ड्स को मिली है इन रिटर्न ऑफ द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड टू द फर्म्स, उनको जो भी उसकी रिटर्न में इनकम मिली है वो पूरी की पूरी स्पेंड करनी है। अगर 100 रुपये मिले हैं तो 100 के 100 रुपये आपको खर्च करने हैं। अगर आप पूरे के पूरे खर्च करते हो तो आपके पास कोई भी सेविंग्स नहीं होंगी। सो अगेन नो सेविंग्स। तो ये assumptions आपको पता होने चाहिए। ये these 5 assumptions are very very important, you need to know all of them। अगर आपको जिस्ट भी समझ में आ जाएगा तो भी आप assumptions लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं आउटर लूप इनर लूप की। अब आपको अपनी स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा फिगर 1.4 जिसका नाम है, ठीक है। अब वहाँ पे लिखा हुआ है, अब 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, आउटर लूप और इनर लूप के बारे में। अब बुक्स में आउटर लूप जो है वो रियल फ्लो मेंशन किया हुआ है, वेयर कुछ बुक्स में आउटर लूप जो है वो मनी फ्लो मेंशन किया हुआ है। द पॉइंट इज दैट यू नीड टू नो वट एवर देयर इज इन द बुक। आपकी जो बुक कह रही है आप उसको फॉलो करिए, या आपकी जो टीचर ने बताया आप उसको फॉलो करो। आउटर लूप इनर लूप में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आधा आप रियल फ्लो का लिख रहे हो आधा आप मनी फ्लो का लिख रहे हो, नहीं। आप एक अगर कोई फ्लो बना रहे हो तो उसको एब्सोल्युटली करेक्ट आपने बनाना है, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, आउटर इनर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। द आउटर लूप ऑफ डायग्राम शोज द रियल फ्लो। अब आप देख सकते हो डायग्राम में जो बाहर वाला लूप है उसमें हमें दिख रहा है कि जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड से फर्म्स के पास जा रही है, वेयरएज जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज इन द केस ऑफ रियल फ्लो वो फर्म से हाउस होल्ड्स के पास जा रही हैं। ये हमारा आउटर लूप है।
नेक्स्ट आप देख सकते हो इनर लूप के बारे में। इनर लूप में मनी फ्लो दिखाया हुआ है, यानी कि क्या हो रहा है, फर्म्स हैं वो हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स कर रही हैं, इन रिटर्न हाउस होल्ड्स जो हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फॉर द फर्म्स। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमने एक अजम्पशन और एक पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है, इट मस्ट बी नोटेड दैट द एंटायर अमाउंट विच इज पेड एज बाय द फर्म्स एज फैक्टर पेमेंट्स इज पेड बैक बाय द फैक्टर ओनर्स, यानी कि हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स। वही जो हमने अजम्पशन रीड किया था अभी, राइट। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम। तभी तो काम हो रहा है, सारा प्रोडक्शन हो रही है, तभी तो फैक्टर इनकम मिल पा रही है हाउस होल्ड्स को फर्म्स के हेल्प से, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये भी हमें बात पता है। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज, अभी हमने बात करी थी कि सर्कुलर फ्लो यानी कि बार बार चलता ही जाएगा एज प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ये हमने पढ़ा था, प्रोडक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। प्रोडक्शन क्यों कंटिन्यूअस है, सबसे पहले पेज पर हमने पढ़ा था, क्योंकि हमारे जो वांट्स हैं वो नेवर एंडिंग है, इसी वजह से, ठीक है। इसीलिए जो इनकम फ्लो है वो सर्कुलर होता है। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज़ द कंक्लूजन्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। तो ये हमारे सारे कंक्लूजन्स हैं, इनके मैंने बुलेट पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब हम इन्हें पढ़ते हैं। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। अब ये मैं बताती हूँ, ये क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर कि सैम्पल पेपर में था, किसी में था, बट हमारे किसी उसमें था कि क्या डिटरमाइन हो सकता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के हेल्प से। 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए थे, 3 थे और एक ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। अब क्या होता है, अगर आपको कंक्लूजन्स नहीं पता, क्योंकि कंक्लूजन्स ना काफ़ी बड़े बच्चे बड़े लाइटली ले लेते हैं कि यार ठीक है आ गया चैप्टर समझ में, कंक्लूजन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। कंक्लूजन से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। आपको दे देंगे दैट इन एन इकोनॉमी द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म्स, ठीक है, किसकी हेल्प से हो रहा है, बाय द फर्म्स, इज इक्वल टू द टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड्स। जस्टिफाई, बस ख़त्म। अब यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता तो आप उसको नहीं आंसर कर पाओगे एग्जैक्ट वर्ड्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लंबे चौड़े आंसर्स के वैल्यू नहीं है। अगर आपने टू द पॉइंट क्रिस्प आंसर दे दिया है ना, तो यू विल गेट योर मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ का कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी फर्म्स कर रही हैं वो टोटल कंजम्पशन के इक्वल है, क्योंकि ये बात हमने अजम्पशंस में पढ़ी थी कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं फर्म्स के थ्रू, वो पूरी की पूरी उन्हें सेल करनी है और इन्हें क्या करना है, पूरा की पूरी इनकम इन्हें अपनी स्पेंड करनी है। तो क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजम्पशन के इक्वल हो चुकी है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, फैक्टर पेमेंट, यानी कि जितनी भी फैक्टर पेमेंट फर्म्स कर रही हैं वो किसके इक्वल है, फैक्टर इनकम्स के, जो हाउस होल्ड्स को मिल रही है। नेक्स्ट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी हाउस होल्ड्स कर रही है वो किसके इक्वल है, फैक्टर इनकम के, जो हाउस होल्ड्स को मिलती है। यानी कि हमने अजम्पशंस में पॉइंट पढ़ा था कि जितना भी फैक्टर इनकम हाउस होल्ड्स को मिली, यानी कि अगर 100 रुपये मिले हैं तो 100 के 100 रुपये उन्हें खर्च करने हैं, यानी कि पूरा का पूरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उन्हें करना है। दैट इज़ वाई दे बोथ हैव टू बी इक्वल। अगर ये सारी चीज़ें इक्वलेंट नहीं होंगी ना तो क्या होगा, सर्कुलर फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रियल फ्लो जो है वो मनी फ्लो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, जो आपने गुड्स एंड सब, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आप देखो ध्यान से तो ये इसी को सिग्निफाई कर रहे हैं। रियल फ्लो जो है, यानी कि आप यहाँ पे मनी फ्लो की बात तो हमें समझ में आ गई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, यहाँ पे हमें बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट अब लिखा हुआ है, जो रियल फ्लो वाला पार्ट है वो ये रहा, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। तो अल्टीमेटली इनके जो आउटपुट्स हैं वो भी तो दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, राइट। रियल फ्लो जो है वो मनी फ्लो के ऑटोमेटिकली इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हुई, रियल फ्लो यानी कि जो भी फैक्टर सर्विसेज मिल रही हैं फर्म्स को फ्रॉम द हाउस होल्ड्स, वो इक्वल होनी चाहिए टू द पेमेंट जो वो कर रही हैं, किसको, हाउस होल्ड्स को, जो फर्म्स पेमेंट कर रही हैं, वाइस वर्सा ऑल्सो, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अक्वायर कर रही है हाउस होल्ड्स, उसके लिए उन्हें इक्विवेलेंट अमाउंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करना होगा, जो मनी फ्लो का पार्ट है। तो ऐसे इस लॉजिक से ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती है। तो अगर आपको इसे जस्टिफाई करने के लिए आया ना, तो दोनों फ्लोज के पार्ट को आपने एक्सप्लेन कर देना है।
So yes, with this the chapter comes to an end. I hope you enjoyed it. If you did, then click on the like button, subscribe to my channel and ring the bell just next to the subscribe button so that you get the notifications whenever I post a new video. And share this video with your friends and family. Thank you so much and comment down the doubts you have. Moreover, again I will be uploading a shorts video regarding the PDF link of the important questions of this book so that you can refer them and you can also get more and more practice from that. So yes, thank you so much. Keep smiling, keep shining and keep learning. Bye bye.